लाइव ज्योति आ चुके हैं, सौरभ सक्सेना आ चुके हैं, मानव आ चुके हैं, मनीष आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, अमन सिंह आ चुके हैं। हाय मैम, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? मैम तो यही है, कहाँ जाए इतनी गर्मी में? गर्मी देख रहे हैं बाहर कितनी लू लपट चल रही है। आप भी कहीं नहीं जाओ, घर बैठ के पढ़ाई करो। विपिन आ चुके हैं, ऋतिक कुमार मैंने आपका वेट किया तो आ चुके 1 मिनट में आती है। चल। प्रभाकर आ चुके हैं, शिवजी वर्मा आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, आकाश पटेल, स्नेहा, विकेश, शिवजी शर्मा, रूबी, रमन, रोहित, दीपू, हिमांशु, सिमरन, राहुल, केशव, पिंटू कुमार, ज्योति, सागर, रामकुमार, अंजलि, सोनम, सूरज कुमार, कल्पना, रमन, मोहित। चल भाई इतने नाम लेंगे। मैम हमारे यहाँ बारिश हो रही है। अरे भाई कितनी अच्छी जगह रहते हो तुम, तुम्हारे यहाँ बारिश हो रही है। हमारे यहाँ तो सुबह लू लपट चल रही है, इतनी गर्मी चल रही है, बहुत तेज गर्मी चल रही है बेटा। इस गर्मी में ना बस पानी पीते रहना बहुत ज्यादा, है ना। चल स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे? मैं हम तो कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज क्यों हो गए बेटा? हाँ जी, तो हम पढ़ रहे थे ह्यूमन ब्रेन, मानव का मस्तिष्क। ह्यूमन ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन को आगे सब पार्ट्स में डिवाइड किया था। हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि जो हिंड ब्रेन होता है, जो फर्स्ट मस्तिष्क होता है, पीछे वाला होता है, उसके 3 हिस्से होते हैं, तीनों के काम हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने पढ़ा क्या मिड ब्रेन क्या काम करता है। और इसके बाद अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा फोर ब्रेन के बारे में। नहीं बचा अपना, है ना। फोर ब्रेन लिखिए, अग्र मस्तिष्क आगे वाला, हिंदी में लिखेंगे अग्र मस्तिष्क आगे वाला दिमाग। अग्र मस्तिष्क क्या क्या काम करता है, सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। देखो सबसे पहले फोर ब्रेन होता कौन सा है? इस फोटो में देखो, ये वाली फोटो, ये दिख रही है सबको, दिख रही होगी। ये आगे वाला दिमाग है बेटा, ये आगे वाला, है ना। ये फोर ब्रेन आगे वाला, इतना इतना, ये वाला, ये फोर ब्रेन, ठीक है। तो कल क्लास हुआ था, हाँ कल क्लास हुआ था, लेकिन क्या 2 दिन से आरबी ग्रुप डी के बैच में क्लास नहीं हो रही है? मैंने देखा एप्लीकेशन पे डेली चल रही है क्लास, किसमें क्या क्लास नहीं हो रही है? क्लास तो हो रही है। हाँ लेकिन अभी थोड़ा सा ना एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी कमेंट्स की क्लासेस दिखने में, तो शायद कुछ बच्चों को दिख नहीं रही होंगी, लेकिन क्लास हम 2 दिन से लगातार ले रहे हैं बेटा। सोमवार को भी क्लास ली है, मंगलवार को भी क्लास ली, आज बुधवार है, आज भी क्लास हो रही है। अगर फिर भी कोई गड़बड़ है तो मैं एक बार क्लास के बाद देख लूंगी अगर ऐसा कुछ है तो, है ना। वैसे नहीं, ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है, मैं तो एप्लीकेशन में देखा सारी क्लासेस चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्लास चलने में। अब बेटा ये गलती मेरी नहीं है, मेरा काम पढ़ाना है, अभी क्लास लगाने वाले प्रॉब्लम कर दी होगी। 2 दिन से सही नहीं हो रही है क्लास, मैं आज डांटती हूँ, आज मैं डांटती हूँ इनको कि कुछ बच्चों की क्लास में कैसे क्लास नहीं हो पा रही है भाई। हाँ क्लास नहीं दिख रहा था। चलो मैं एक बार आज बात करती हूँ, क्लास लगाते हैं, कैसे क्लास नहीं चल रही थी 2 दिन से, ऐसा कुछ हुआ है क्या? लेकिन मेरी एप्लीकेशन में तो सही चल रही थी क्लास। कोई बात नहीं, मैं आज चेक करती हूँ, मैं आज इन लोगों को डांटती हूँ कि ऐसा कैसे काम कर रहे हो तुम लोग, हम भी क्या काम करते हो क्या? 2 दिन से कुछ बच्चों की क्लास में क्लास ही नहीं चल रही है। आज मैं बात करूंगी बेटा, एप्लीकेशन में क्लास ही नहीं हुई थी 2 दिन से। अब मेरी गलती नहीं है बेटा इसमें ना, मैं फिर भी डांटूंगी आज इन लोगों को, कैसे क्लासेस लगाते हो? जाओ आज अभी डांटूंगी, रुको 2 मिनट वेट करो। ये कोई मतलब थोड़ी होता है टीचर पढ़ा रहा है और तुम लोग टाइम पर क्लास नहीं लगाते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? बच्चे को तो ये लगेगा ना कि मैम नहीं पढ़ा रही है, मैम छुट्टी कर रही है। अरे 2 दिन से आरबी ग्रुप डी में क्लास नहीं कर रही थी। बच्चे बोल रहे हैं मेरे सामने, देखो कमेंट्स पढ़ो कि मैम क्लास नहीं हो रही थी, क्लास नहीं हो रही थी 2 दिन से। ऐसे नहीं करा करो यार, अच्छे से चेक करो कि क्लास का टाइम में बात नहीं करती हूँ, चेक करना बाकी मैं भी क्लास के बाद चेक करूंगी, ठीक है। चलो मैंने बोला है आपको, आइए स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। नहीं हो रही होगी तो आप एक बार इसमें देख लेना, क्लासेस आप लोग तो हुई होगी, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो, ठीक है। चल सुनिए, मैंने कहा हमारे ब्रेन का आगे वाला हिस्सा जिसको फोर ब्रेन कहते हैं, और आपको याद है हमने पढ़ा था ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, ये लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में सबसे बड़ा वाला कौन सा होगा? यही होगा बेटा। अब फोर ब्रेन को भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फोर ब्रेन के 3 सब पार्ट्स हैं। अगर मस्तिष्क के 3 उपभाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पे जिसको कहते हैं हम थैलेमस, थैलेमस, और नंबर 2 पे जो आता है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, बस आगे हाइपो लगा देना बेटा, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और नंबर 3 पे जो आता है उसको बोलते हैं सेरेब्रम, सेरेब्रम को हिंदी में सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क, दोनों नाम से आपको याद रखना है, हिंदी में इंग्लिश वाला पढ़ना। अब क्या करता है थैलेमस, क्या करता है हाइपोथैलेमस, क्या करता है सेरेब्रम, ये देखते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे हम थैलेमस के क्या काम है। बच्चों आपको मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था कि हमारी बॉडी में टोटल कितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं? 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? संवेदी ऑर्गन्स होते हैं। ये क्या काम करते हैं? आपको किसी न किसी चीज का सेंस देते हैं। कौन कौन सा आप बताओगे? आंख किसका सेंस देता है? देखने का। ईयर किसका सेंस देता है? सुनने का। जीभ किसका सेंस देता है? टेस्ट का। नाक किसका सेंस देता है? कैसी स्मेल है। और स्किन, त्वचा क्या करती है? आपको जब भी बाहर से कोई आपको टच करता है, सर्दी का एहसास करवाना, गर्मी का एहसास करवाना, और बाहर से जब भी कोई आपकी स्किन पे किसी तरीके का दर्द होता है, उसकी पहचान करवाना। तो बच्चों कल की क्लास में हमने पढ़ा था आई और ईयर के सिग्नल्स कौन से ब्रेन के पास जाते हैं? मिड ब्रेन के पास जाते हैं, मध्य मस्तिष्क के पास जाते हैं। तो 5 सेंसरी ऑर्गन में से 2 सेंसरी ऑर्गन को मिड ब्रेन ने कंट्रोल कर लिया था, मध्य मस्तिष्क ने कंट्रोल कर लिया था। अब बच्चे कितने? 3, और इन तीनों पे कौन काम करता है? थैलेमस। तो लिखेंगे थैलेमस कंट्रोल्स ऑन टंग, टंग का मतलब हो गया जीभ। अब जीभ किसका टेस्ट, आपको किसका सेंस देती है? टेस्ट का, स्वाद का, कैसा आपने क्या खाया है ना, खट्टा खाया, कड़वा खाया, मीठा खाया है। देखो बच्चों अगर मैं आपको करेला खिला दूं और आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दूं, फिर भी आप करेले का टेस्ट बता दोगे, क्योंकि करेले का टेस्ट की पहचान कौन करवाएगा? ये ब्रेन। कौन सा ब्रेन? थैलेमस, थैलेमस ब्रेन। अब आपको अगर टेस्ट की पहचान तो जीभ करवा दी, अरे जीभ तो वो जगह है जहां पे टेस्ट फील होता है, जहां पे आप स्वाद को महसूस कर पाते हो, लेकिन स्वाद है किसका? करेले का है, दही का है, या टिंडे की सब्जी का है, या टमाटर का है, किसका है? वो कौन पहचान करवाता है? ब्रेन, ठीक है। तो आप क्या बताओगे? जब भी हमारी जीभ से किसी भी टेस्ट का कोई सिग्नल आता है, वो ब्रेन के कौन से हिस्से के पास आता है? थैलेमस के पास आता है। नेक्स्ट आप बताओगे बेटा नोज, ये नोज की सिग्नल रिसीव करता है। नाक, नाक का काम क्या होता है? स्मेल की पहचान करवाना। स्मेल होए तो गंध, कैसी गंध है, अच्छी है, बुरी है। अगर मैंने आपकी आंख पे पट्टी बांधी और आपके गुलाब का फूल सुंघाया मैंने, तो आप तुरंत बता दोगे गुलाब के फूल की खुशबू है ना, ये तो गेंदे के फूल की खुशबू है मैम। क्यों? क्योंकि वो खुशबू की पहचान कौन करवाता है? ब्रेन। कौन सा ब्रेन? आप बताओगे थैलेमस। और तीसरा, जब भी हमारे स्किन से सिग्नल आते हैं, हमारी त्वचा से, त्वचा से कैसे? टच, आपको किसी ने टच किया ऐसे, आपको किसी ने चाटा मारा, चाटा मारा कहां पे लगा? स्किन पे, हाथ पे, गाल पे, तो बाहर से दर्द आया है, ये कोई पेट दर्द, सर दर्द थोड़ी ना है, ये तो बाहर से आया है। तो जब भी कभी स्किन के थ्रू आपको एक्सटर्नल पेन आता है, एक्सटर्नल पेन का मतलब होता है बाहरी दर्द, वो दर्द तो बाहर से आया बेटा, शरीर के अंदर नहीं आया, बाहर से दर्द आया। किसी ने सुई चुभोई, गर्म पानी की बाल्टी में हाथ दे दिया, हाथ जल गया, है ना, किसी ने चाटा मारा, तो बाहर से जो दर्द आता है ना, उसको महसूस करवाने का काम थैलेमस का होता है। अगला बताओगे जैसे कोल्ड, आपको ठंड में ठंड का एहसास दिलवाने का काम इसी ब्रेन का होता है। और हीट, गर्मी लग रही है, तो गर्मी लग रही है तो उस गर्मी का एहसास भी कौन करवाएगा? थैलेमस करवाएगा। तो बच्चों थैलेमस हमारे 3 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टंग यानी जीभ से और नाक से और स्किन से जो सिग्नल आते हैं उनको कौन सा ब्रेन रिस्पॉन्स करता है? थैलेमस ब्रेन। या आपसे बोलेगा टच का एहसास, बाहरी दर्द का एहसास, सर्दी का एहसास, गर्मी का एहसास, गंध का एहसास और टेस्ट यानी स्वाद का एहसास कौन सा ब्रेन करवाता है? आप बताओगे वो थैलेमस करवाता है, जो 4 ब्रेन का हिस्सा होता है। तो ये काम होते हैं थैलेमस के। अब पढ़ेंगे हम हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस आपको सेम से नाम नहीं दिख रहे? हाँ जी मैम, हाइपो लगा दो बस। हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? इससे 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, 4-5 क्वेश्चन से ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सुनो पहली बात, हाइपोथैलेमस का पहला काम होता है हमारी बॉडी टेंपरेचर को रेगुलेट करना। इट रेगुलेट्स ऑन बॉडी टेंपरेचर, यह शरीर के तापमान पर नियंत्रण बना के रखता है, शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है बेटा। जैसे हमें बुखार होती है तो हमारी बॉडी का टेंपरेचर ज्यादा हो जाता है ना, फिर वो वापस कम करने का काम कौन करता है? यही हाइपोथैलेमस करता है। इसीलिए हम हाइपोथैलेमस को बोलते हैं थर्मोमीटर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये थर्मोमीटर के नाम से फेमस है। थर्मोमीटर से आप क्या मेजर करते हो? बॉडी का टेंपरेचर, तापमान। तो इसीलिए हम इसको हमारे शरीर का तापमापी भी कहते हैं। एक नाम और भी होता है, इसे थर्मो रेगुलेटरी कहते हैं। कहने का मतलब हो गया कि आपके टेंपरेचर को रेगुलेट करने वाला ब्रेन का हिस्सा होता है। तो अगर आपसे पूछ ले हमारे शरीर का ताप नियंत्रक, तापमापी, है ना, या बॉडी का टेंपरेचर रेगुलेट करने वाला ब्रेन का हिस्सा कौन सा है? आपका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है बच्चों।
दीपक चौरसिया, बेटा आप खुद से नोट्स बनाओ केमिस्ट्री के, राइट? ओके, आगे बात समझ में? अब सुनो, अगला काम हाइपोथैलेमस क्या करता है? एक तो आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर दिया। नेक्स्ट सुनो, जब भी आपको गुस्सा आ रहा है किसी चीज पर, उस गुस्सा आना, गुस्से को महसूस करवाने का काम किसका होता है? हाइपोथैलेमस का। आपको प्यास लग रही है ना? तो प्यास लगी है, उस प्यास को महसूस कौन करवाता है? आप बताओगे हाइपोथैलेमस। प्यास लगना, जैसे ही आपको प्यास लगी है पानी की, कैसे पता लगा कि मुझे अभी प्यास लगी है? आपके हाइपोथैलेमस ने आपको फील करवाया कि आपको प्यास लग गई है। नेक्स्ट, हंगर, आपको भूख लगी है, भूख लगना, प्यास लगना, यही ब्रेन का हिस्सा आपको महसूस करवाता है। आपके मन में किसके लिए कैसे इमोशंस हैं, कैसी भावनाएं हैं, कैसे इमोशंस हैं, प्यार वाले हैं, लव वाले हैं, प्यार है किसी से, आपको प्यार वाली फीलिंग्स है, यही फील करवाएगा। किसी के लिए हेट वाले, नफरत वाली भावनाएं हैं, यही फील करवाएगा। आपका मूड कैसा है, आपका स्माइल करने का मूड है, नहीं है ना? मूड खराब है आज मेरा, आपका कोई अच्छी चीज खाने का मन हो रहा है, आज तो तीखा खाने का मन हो रहा है ना? आज तो मेरे को स्विमिंग करने का मूड हो रहा है, आज तो मैं पहाड़ों पे घूमने जाऊंगा। तो जब भी आपको किसी भी तरीके की भूख लगी है, प्यास लगी है, गुस्सा आ रहा है, इमोशंस किसके लिए कैसे इमोशंस है, रोने का मन हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आपका मूड कैसा है, आपका हंसने का मूड है, आपको किसी से नफरत है, आपके मन में किसी के लिए प्यार है, किसी के लिए कैसे इमोशंस है, इन सबका सेंटर एक ही होता है, वो होता है हाइपोथैलेमस। बच्चों मैं आपको बहुत बार पढ़ाती हूं, अक्सर हम लोग बोलते हैं कि मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है, मेरे दिल में उसके लिए प्यार है, वो मेरे दिल में रहता है ना? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हार्ट ह्यूमन हार्ट जिसको हम हृदय कहते हैं, उसका एक ही काम होता है, ब्लड को पंप करके हमारे सारे ऑर्गन्स के बीच में भेज देना। इसके अलावा हमारे दिल में ना तो प्यार होता है, ना नफरत होता है, ना भावनाएं होती है, ना फीलिंग्स होती है, कुछ नहीं होता है। ये सब किसका खेल होता है? ये सब हाइपोथैलेमस का खेल होता है। ये सब किसका खेल होता है? हाइपोथैलेमस का। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, भूख लगी है, प्यास लगी है, ब्रेन का कौन सा हिस्सा इसके लिए रिस्पांसिबल है, कौन फील करवाता है आपको, कौन महसूस करवाता है कि भूख लगी है, प्यास लगी है? हाइपोथैलेमस। आपसे पूछेगा किसी के लिए कैसे इमोशंस है, प्यार वाले या नफरत वाले हैं, आपका मूड कैसा है, आपका क्या खाने का मन कर रहा है, अच्छा खाने का मन कर रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, मूड चिड़चिड़ा हो रहा है, इन सबका सेंटर कौन है? इन सबका सेंटर हाइपोथैलेमस है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ब्रेन का कौन सा हिस्सा बॉडी के टेंपरेचर को मेंटेन करता है, और ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो महसूस करवाता है भूख लगी है, प्यास लगी है? ब्रेन के कौन से हिस्से के अंदर इमोशंस, फीलिंग्स है ना, लव, हेट, एंगर, ये सारे इमोशंस होते हैं। आपका मूड कैसा है, आपकी हैबिट कैसी है ना? आपको किस अच्छा खाने का मन कर रहा है, आपको घूमने जाने का मन कर रहा है, आपको मूड अच्छा नहीं है, ये सारे ब्रेन के काम होते हैं। और ब्रेन का कौन सा हिस्सा फील करवाता है? हाइपोथैलेमस। इसी के साथ एक और काम देखो, हाइपोथैलेमस का नेक्स्ट जो काम होता है वो होता है इंटरनल पेन को फील करवाना। बेटा इंटरनल पेन का मतलब होता है आंतरिक दर्द, शरीर के अंदर किसी हिस्से में दर्द है, उस दर्द को महसूस कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस। आप देखो बेटा, आपको किसी ने चांटा मारा, तब दर्द महसूस करवाएगा थैलेमस। आपको पेट में दर्द है, आपको सर में दर्द है, आपको कमर में दर्द है, आपके फेफड़ों में दर्द हो रहा है, आपकी किडनी में दर्द हो रहा है, आपकी टांगों में दर्द हो रहा है, तब जाके उसे कौन महसूस करवाता है? हाइपोथैलेमस। तो अगर एग्जामिनर पूछे आपसे, क्या पूछे एग्जामिनर कि एक्सटर्नल पेन को कौन फील करवाता है, बाहरी दर्द जो स्किन से आता है, वो थैलेमस फील करवाता है बेटा। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछे आपसे कि शरीर के अंदर पेट में दर्द, सर में दर्द हो रहा है, उसे कौन महसूस करवाता है? हाइपोथैलेमस। इसीलिए ये दोनों एक जैसे हैं, थैलेमस हाइपोथैलेमस, नाम से ही से लग रहे होंगे आप। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस के ये काम होते हैं बेटा। अब बचा हमारा ब्रेन का आखिरी हिस्सा, जिस हिस्से का नाम है सेरेब्रम। ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है बेटा, इसका विकास होना बहुत जरूरी है। इसको हिंदी में कहा जाता है प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम, और इसका दूसरा नाम होता है हायर माइंड। यही आपको ऊंचाइयों तक लेके जाता है, क्योंकि यही डिसाइड करता है आपकी मेमोरी कैसी है, आपकी कैलकुलेशन कैसी है, आपकी रीजनिंग कैसी है, आपकी याददाश्त कैसी है, वो इसी ब्रेन की देन है बेटा। इसको उच्च दिमाग कहा जाता है, हायर माइंड है। अगर ये आपका सबसे ज्यादा विकसित है तो यही ब्रेन आपको ऊंचाइयां हासिल करवाने में काम आता है। ठीक है, तो इसी को हायर माइंड कहते हैं। और बच्चों मैंने पढ़ाया था, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट सब पार्ट होता है, 2/3 हिस्सा बनाता है हमारे ब्रेन का। इकलौता 2/3 हिस्से में पाया जाता है कौन सा? सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क। इट इज द लार्जेस्ट सब पार्ट, यह सबसे बड़ा उपभाग है। ये पोन्स, मेडुला, इन सब में सबसे बड़ा कौन सा होता है बेटा? इन सब में सबसे बड़ा सेरेब्रम होता है। मैम हाइपोथैलेमस को कंट्रोल कौन करता है? भाई सब हाइपोथैलेमस ब्रेन है, ब्रेन को कंट्रोल कर सकता है क्या? है ब्रेन को कंट्रोल कर सकता है क्या? हां चल आइए समझ में। अब सुनो, ये जो सेरेब्रम होता है ना, इसके आगे दो पार्ट्स होते हैं। सेरेब्रम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसके दो भाग होते हैं। कैसे बटा हुआ होता है? देखो ऐसे होता है सेरेब्रम। एक होता है इसका ये बड़े वाला हिस्सा है ना, थोड़ा बड़ा इधर वाला। सेरेब्रम को भी हम आगे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऐसे रहता है। ये सेरेब्रम का इधर वाला बड़ा वाला हिस्सा है, ये ऐसे रहता है। अब इस बड़े वाले हिस्से को क्या कहते हैं? सेरेब्रम के इस ये वाला बड़ा वाला हिस्सा, इसको नाम दिया जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसको क्या नाम दिया जाता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। हिंदी में सेम नाम है, इसे कहा जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स हिस्सा। और इसका ये जो छोटे वाला इधर वाला हिस्सा है, इसको कहा जाता है हिप्पोकैम्पस। इसको क्या कहा जाता है? हिप्पोकैम्पस पार्ट कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछे हिप्पोकैम्पस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स कौन से ब्रेन के हिस्से हैं? तो ये हमारे सेरेब्रम के ही हिस्से होते हैं। सेरेब्रम को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये बड़ा वाला हिस्सा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, छोटे वाला हिस्सा हिप्पोकैम्पस है। अब ये जो बड़े वाला हिस्सा है ना, इसमें चार अलग अलग लोब होती है। देखो एक ये लोब रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही। लोब का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, लोब का मतलब होता है अलग अलग हिस्से, अलग अलग पार्ट्स, लेकिन आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब देखिए जरा, ये फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, चार अलग अलग भाग हैं, लेकिन आपस में इंटरनली सेल के थ्रू, टिश्यूज के थ्रू, कोशिकाओं और ऊतकों की सहायता से जुड़ी हुई होती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है, चलो अब मैं इसकी फोटो दिखा दूं आपको। चलिए दिखाती हूं आपको फोटो इसकी, कहां से? ये ठीक है, ये रहे चार हिस्से इसके। ये वाला हिस्सा इसे बोलते हैं फ्रंटल लोब। ये देखो ये वाला, मैंने एफ लिखा ना, एफ का मतलब है फ्रंटल। ये वाला हिस्सा इसको बोलते हैं पैराइटल, पी फॉर पैराइटल। ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं ऑसिपिटल, और ये वाला जो बुद्धि में होता है यहां पर, ये वाला हिस्सा इसको बोलते हैं टेम्पोरल। ये रहा टेम्पोरल। तो चार लोब में बटा हुआ होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम जो हिस्सा है वो चार लोब में बटा हुआ होता है, और अच्छे से देखनी है आप, ये देख लीजिए। ये रहा, देखो ये फ्रंटल लोब रहा, ये पैराइटल लोब रहा, ये टेम्पोरल लोब रहा, ये ऑसिपिटल लोब रहा। चार लोग हैं, और इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? पूरे को एक साथ मिलाते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, ओके चलिए अब हम लिखते हैं नेक्स्ट, इनके काम क्या है। एग्जाम में आता है फ्रंटल लोब का क्या काम है, पैराइटल लोब का क्या काम है, ऑसिपिटल लोब का क्या काम है, और टेम्पोरल लोब का क्या काम है। तो आप नंबर 1 पे लिखिए फंक्शंस ऑफ फ्रंटल लोब। एक नंबर पे लिखिए फंक्शंस ऑफ फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब क्या काम करती है? फ्रंट का मतलब होता है आगे की, सबसे आगे वाली होती है बच्चों। फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब की कार्य क्या काम करेगी? फ्रंटल लोब की कार्य क्या काम करती है? फ्रंटल लोब क्या क्या डिसाइड करेगी? तो जा लिखेंगे क्या क्या डिसाइड करेगी। सबसे पहला काम होता है इसका, एक नंबर पे लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी। याददाश्त बनाती है बेटा। अभी आप पढ़ रहे हो, कोई भी आप नया शब्द सीख रहे हो, तो वो जो मेमोरी बन रही है, वो जो याददाश्त बन रही है, वो कहां पे? यहां पे बनती है। याददाश्त का बनना, हिंदी में लिखना याददाश्त का बनना। अभी एकदम करंट में आपने कोई नया नाम सीखा, तो वो मेमोरी यहां बनेगी, कहां पे? फ्रंटल लोब में। इसीलिए यही लोब डिसाइड करती है आपकी पर्सनालिटी कैसी है। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट करवाती है बेटा। हिंदी में लिखना व्यक्तित्व विकास। हर एक इंसान की अलग लेवल की पर्सनालिटी होती है ना? ऐसा थोड़ी आप और मैं एक जैसे हैं, नहीं ना, आपकी अलग पर्सनालिटी, आपके भाई की अलग, आपकी मम्मी की अलग, मेरी अलग, राइट। नेक्स्ट यही बताता है आपकी विल पावर कैसी है। कर ले जाऊंगा, कुछ बच्चे होते हैं जो एक बार पेपर देके नहीं हुआ छोड़ दिया है ना, और कुछ होते हैं जो 5 अटेम्प्ट देके लास्ट में रैंक 1 हासिल करते हैं, यूपीएससी टॉपर बन जाते हैं, राइट। तो विल पावर कैसी है आपकी, यही बताएगा। विजडम पावर यही बताएगा आपकी बुद्धि कैसी है। ठीक है, इसी की वजह से आपकी बुद्धि आती है, आप कैसे कितने इंटेलिजेंट हो। ठीक है, इंटेलिजेंस यही डिसाइड करती है बेटा, इंटेलिजेंस यही डिसाइड करती है। कैसी बुद्धि में यही देगा, बुद्धिमान नहीं बनाएगा आपको। अगला इसके बाद आपको लिखना है आपकी क्रिएटिविटी कैसी है। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है बेटा? कैसे आप क्रिएटिव हो। देखा ना, कुछ लोग कितनी अच्छी पेंटिंग कर लेते हैं, कुछ लोग मेरे से बिल्कुल नहीं कर पाते है ना। तो क्रिएटिविटी कैसी है, अभिरुचि कैसी है आपकी। नेक्स्ट आप बताओगे। इसके बाद ये डिसाइड करता है थॉट्स। जितना भी सोचने का काम होता है ना बेटा, आप कुछ भी चीज सोच रहे हो, अभी क्या सोच रहे हो आप, वो सारा इसी फ्रंटल लोब में है। मैं अब कंटिन्यू कर क्लास के साथ कंटिन्यू चल रही है बेटा। अब मैं क्या करूंगा, फिर से नहीं लगाइए टीम में तो। ठीक है,
एक और लिखो, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की शक्ति यही होती है। डिसीजन मेकिंग, किस समय कैसा डिसीजन लेते हो बेटा, डिसीजंस बहुत मैटर करते हैं लाइफ में। लिखो निर्णय लेने की शक्ति, निर्णय लेना। एक और लिखो कंसंट्रेशन पावर, कैसी कंसंट्रेशन है आपकी, एकाग्रता शक्ति बोलते हैं इसको, कंसंट्रेशन कैसा है आपका। तो आपसे एग्जाम पूछेगा, हम जब भी कोई चीज पढ़ते हैं तो उस समय जो मेमोरी बनती है, याददाश्त बनती है ब्रेन की, कौन सी लोब में, फ्रंटल। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कौन सी ब्रेन की लोब काम करती है, फ्रंटल। आपकी विल पावर कैसी है, इच्छा शक्ति कैसी है, विजडम पावर कैसा है, इंटेलिजेंस कैसी है आपकी, क्रिएटिविटी कैसी है आपकी, आपका सोच क्या सोच रहे हो आप, कुछ भी सोच रहे हो, फ्रंटल लोब सोच रही है आपसे। आप कैसे डिसीजन लेते हो किस टाइम पर, और आपका कंसंट्रेशन कैसा है, इन सब के लिए हमारे ब्रेन में एक हिस्सा है, और उसी हिस्सा का हम क्या बोलते हैं बेटा, उसी को फ्रंटल लोब कहते हैं, है ना। उसी को हम क्या, फ्रंटल लोब कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सीधा आएगा कि जब भी हम किसी चीज को सोचते हैं, थॉट आते हैं, उन थॉट को बनाने का काम कौन सी लोब करती है, फ्रंटल लोब। बच्चों अगर ये लोब खराब हो जाए किसी की, तो पता है दो तरीके के यहाँ पे डिसऑर्डर होते हैं, आपको बताती हूँ, अच्छे से समझने की कोशिश करो। पहला होता है एमपीडी, एमपीडी की फुल फॉर्म होता है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अगर किसी का फ्रंटल लोब खराब हो जाए तो बेटा उस इंसान की खुद की कोई पर्सनालिटी नहीं बचेगी, उसके खुद के कोई डिसीजंस नहीं बचेंगे, उसे समझ नहीं आएगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो जैसे लोगों में उठेगा बैठेगा वैसे ही पर्सनालिटी गेन कर लेगा, अच्छे लोगों में बैठेगा अच्छी पर्सनालिटी आएगा, खराब लोगों में बैठेगा खराब पर्सनालिटी आएगा। इसी को कहते हैं मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये बीमारी है, एक कंडीशन है जहां पर मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारी पर्सनालिटी एक इंसान में आ जाए। एक साउथ की मूवी होगी, आपने चित्र आपने देखी होगी, उसमें देखा वो इंसान बहुत अच्छा होता है बहुत खराब होता है, क्योंकि बेटा उसकी जो फ्रंटल लोब है वो खराब हो गई, अब वो मल्टीपल तरीके से रिएक्ट कर रहा है, कभी वो इंसान अच्छा दिख रहा है, कभी वो इंसान खराब दिख रहा है, कभी वो बहुत अच्छा काम करता है, कभी वो खराब काम करता है। तो इसी को कहा जाता है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एग्जाम में पूछेगा एमपीडी कौन से लोब के खराब होने से बन जाता है, फ्रंटल लोब खराब हुई तो आपकी खुद की कोई पर्सनालिटी नहीं बचेगी बच्चों। दूसरा नींद में चलने की बीमारी, जिसको सोमनाम्बुलिज्म कहा जाता है। सोमनाम्बुलिज्म एक बीमारी है जिसको हिंदी में बोलते हैं नींद में चलने की बीमारी। हां जी, आपकी क्लास में कोई है, कुछ लोगों को देखा है आपने कि नींद में बहुत दूर उठ के चले जाते हैं, अपने कमरे से दूसरे कमरे में चले जाते हैं। नींद में चलने की बीमारी भी इसी लोब की वजह से होती है, इसी लोब की वजह से ही फ्रंटल लोब को हिंदी में फ्रंटल लोब बोलेंगे, तो क्या फ्रंटल लोब के कार्य लिख तो दिया, कुछ शब्दों की कोई हिंदी नहीं होती है, कुछ शब्दों की हिंदी नहीं होती है, ठीक है। जैसे सोमनाम्बुलिज्म की हिंदी है नींद में चलने की बीमारी, तो फ्रंटल लोब में ही कुछ प्रॉब्लम होने से इसके न्यूरॉन्स जब अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं तो इंसान नींद में चलता है। कुछ लोग होते हैं नींद में प्रॉपर हां नींद में है और नींद में कहां चल के कहां पहुंच जाते हैं, तो इसी को कहा जाता है सोमनाम्बुलिज्म। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एमपीडी और सोमनाम्बुलिज्म कौन सी लोब के डिसऑर्डर्स हैं, फ्रंटल लोब के डिसऑर्डर्स हैं। तो फ्रंटल लोब के सारे काम डिसाइड करेगा, ये सारे काम आप करते हो हमेशा, है ना, तो ये सारी फ्रंटल लोब करवाती है। अब दूसरा देखेंगे हम पैराइटल लोब क्या काम करती है, पैराइटल लोब क्या काम करती है। लिखिए फंक्शंस ऑफ पैराइटल लोब, सेम नाम हिंदी में है, पैराइटल हिस्सा बोलते हैं कभी-कभी हिंदी में, या पैराइटल लोब क्या काम करेगी। ये लोब बताती है आपकी लॉजिकल रीजनिंग कैसी है, तर्क शक्ति कैसी है, कैसे तर्क देते हो आप, है। लिखिए लॉजिकल रीजनिंग डिसाइड करती है आपकी लॉजिकल रीजनिंग। कुछ लोगों की रीजनिंग बहुत अच्छी होती है भाई, है ना, लॉजिकल रीजनिंग को हिंदी में बोलते हैं तर्क शक्ति, यही बताएगी। अगला लिखो नेक्स्ट इसका काम क्या होता है, अगला काम ये बताएगा आपको आपका कम्युनिकेशन कैसा होता है। कम्युनिकेशन बेटा कुछ लोग इतने अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं ना कि बातों में आपको बेच देंगे, बोलते हैं वो बहुत इंसान वो बहुत चालाक लड़की है, उससे दूर बच के रहना, बातों में बेच देगी तुम्हें, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। कम्युनिकेशन का मतलब आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, जो आपके मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, सुना होगा आपने, है ना, जैसे वो संदीप माहेश्वरी जी हर बात पे बोलते हैं यस आई कैन यू कैन, है ना, आई समझ में। तो बेटा कम्युनिकेशन यही बताएगा आप कैसा कम्युनिकेट करते हैं किसी से। डायरेक्शन पे यही काम करती है, डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, नोट्स में थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ देख लेना एक बार। नेक्स्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, अभी समझाती हूं आपको कैसे काम करती है। अगला स्पीड, कितनी स्पीड रखें गाड़ी चलाते समय, है ना, सब यही डिसाइड करती है। इसके बाद आप अगला लिखोगे बेटा, इसके बाद आप लिखिए स्टोरीज ऑफ लैंग्वेज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टोरीज ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पे आपकी लैंग्वेज स्टोर होती है बेटा, जो भी आप भाषा बोलते हैं, देखो भाषाओं को संग्रहित करती है, ये भाषाओं का संग्रहण यही होता है। आपने देखा है ना कुछ लोगों को 4-5 लैंग्वेज आती है, कुछ लोग है इंडियंस, हिंदी बोलते हैं, तमिल बोल लेते हैं, फ्रेंच भी बोल लेते हैं, जर्मन भी बोल लेते हैं, राजस्थानी बोल लेते हैं, अच्छे एसेंट पे बोल लेते हैं, राइट, आई समझ में। तो स्टोरीज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज यही स्टोर होती है। अब मेरी बात समझो, देखो कम्युनिकेशन आपको समझ में आ गया कैसे काम करती है, कम्युनिकेशन पे डायरेक्शन, डिस्टेंस और स्पीड पे कैसे काम करती है। सुनो मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं दिल्ली से जयपुर जाना चाहती हूँ अपनी गाड़ी उठा के, तो मैं दिल्ली से जयपुर वाली हाईवे पे जाऊंगी ना, ऐसा थोड़ी है कि दिल्ली से पटना वाली हाईवे पे चली जाऊंगी, नहीं जाऊंगी ना, है ना, क्यों, क्योंकि अभी मेरी पैराइटल लोब अच्छी है भाई, मुझे पता है यही हाईवे जयपुर जाता है। आप अपने घर से बाहर मार्केट से वापस अपने घर आते हो ना, पड़ोस के घर जाते हो, दूसरे गांव थोड़ा चले गए, आपको पता है यही रास्ता आपके घर जाता है ना, तो यही डायरेक्शन दिखाती है। ये मेरी नानी का घर है, नानी का घर आप 7 साल ना जाओ तो भी भूलते थोड़ी हो, कभी नानी के घर का रास्ता, है ना। और डिस्टेंस, मैं दिल्ली से जयपुर गई तो जयपुर जाके क्यों रुक गई, मुझे पता है जयपुर शहर है, मैं जयपुर से आगे अजमेर थोड़ी चली गई, तो कितनी डिस्टेंस है मुझे पता है, ठीक है। स्पीड, किस स्पीड से चलना है, अरे लेट हो रही हूं मैं थक के, है ना, तो तेज चलना शुरू कर दूंगी मैं, और अगर मैं लेट नहीं हो रही तो धीरे चलूंगी मैं, राइट। नेक्स्ट लैंग्वेज को स्टोर करने का काम करती है बेटा, लैंग्वेज को स्टोर करने का काम करती है, जो भी आपको जितनी सारी लैंग्वेज आती है उनको स्टोर करने का काम करती है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज पे कौन सी लोग काम करती है, डायरेक्शन, डिस्टेंस, स्पीड पे कौन सी लोग काम करती है, कम्युनिकेशन पे कौन सी लोग काम करता है, और लॉजिकल रीजनिंग तर्क शक्ति देने के टाइम पर कौन सी काम करती है। बच्चों आपने सबने मूवी देखी होगी तारे जमीन पे, है ना, क्या दिखाते हैं तारे जमीन पर, एक छोटा बच्चा होता है वो ढंग से किसी से बोल नहीं पाता है, उसको एक भी लैंग्वेज अच्छे से नहीं आ पाती है, ना वो पढ़ लिख पाता है ना, क्यों, क्योंकि उसको एक बीमारी होती है दैट इज डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया, डिस्लेक्सिया बीमारी इसी लोग के खराब होने की वजह से होती है बेटा। डिस्लेक्सिया में क्या होता है, डिस्लेक्सिया के अंदर अगर आपका ये लोग खराब हो जाता है, या मान लो बचपन से ही आप पैदा हुए तब से ये लोग अच्छे से नहीं बना, इसका विकास नहीं हुआ अच्छे से, तो बेटा आप ना तो ढंग से कोई एक भी भाषा बोल पाओगे, ना आपके तर्क अच्छे होंगे, ना किसी को अपनी प्रॉब्लम बता पाओगे, ना कम्युनिकेट कर पाओगे किसी से, और ना आपको कोई दिशा याद होगी, ना किसी के घर का एड्रेस, ना दूरी, ना आपको ये समझ में आएगा कब आपको तेज चलना है कब आपको कम चलना है। इसी बीमारी को डिस्लेक्सिया कहा जाता है, और यही तारे जमीन मूवी पे दिखाई है बेटा, है ना। हाँ दुख भ्रमित बोलते हैं इसको, भ्रम हो जाता है इंसान को कि मैं सही कर रहा हूं लेकिन वो करता नहीं है सही। पढ़ने लिखने में भी होशियार नहीं होता, पढ़ने लिखने में लैंग्वेज होती है, हिंदी इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज बता पढ़ते हो, तो अब जब लैंग्वेज है ही नहीं आपकी ठीक, स्टोरी नहीं हो पाई, तो पढ़ाई लिखाई में कैसे होगी आप समझ गए होंगे ना, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिस्लेक्सिया कौन सी लोग के खराब होने से बन सकता है, तो डिस्लेक्सिया पैराइटल लोब से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। अच्छा चलिए अगली लोब, अगली दोनों लोब मैं एक साथ आपको पढ़ा रही हूं, कौन कौन सी, नंबर 3 पे लिख दीजिए ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब सेम नाम हिंदी में है ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब। और 4 नंबर वाली मैं इधर लिख देती हूं क्योंकि एक कॉमन बात है इनमें, 4 नंबर वाली है जिसका नाम होता है टेम्पोरल, टेम्पोरल। अगर कभी किसी इंसान का एक्सीडेंट होता है, उसके सर में चोट लग जाती है, तो डॉक्टर बोलता है देखिए टेम्पोरल लोब खराब हो गया इस इंसान का, देखिए ऑसिपिटल लोब खराब हो गया इसका, देखिए दिमाग में चोट लगी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। चलिए सर क्या ऑसिपिटल लोब टेम्पोरल लोब कब ज्यादा एक्टिव होती है, ये तब एक्टिव होती है जब हमारा ब्रेन कौन सी स्टेज में होता है, सबकॉन्शियस स्टेज में। अब आप बताओ मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था सबकॉन्शियस स्टेज का मतलब क्या होता है, अर्धचेतना, आधा दिमाग काम कर रहा है आधा नहीं कर रहा है, और ये कब होता है जब हम नींद में होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन का कुछ हिस्सा एक्टिव होता है, कुछ हिस्सा नहीं होता है, नहीं होता है। तो ये दोनों लोग जब एक्टिव ज्यादा होती है जब आपके ब्रेन की कौन सी स्टेज चल रही है, सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस का मतलब होता है नींद में, अर्धचेतना, आधी चेतना में हो, आधे में सो रहे हो, नहीं आधा दिमाग काम कर रहा है आधा नहीं कर रहा है। अब क्या काम करते हैं ऑसिपिटल और टेम्पोरल लोब उस समय, तो आप बताओगे बेटा कि जो आपका ऑसिपिटल लोब होता है और टेम्पोरल लोब होता है वो सबकॉन्शियस स्टेज पे काम करते हैं। अब सबकॉन्शियस स्टेज में ऑसिपिटल लोब का काम होता है विजुअल रिफ्लेक्टरी एक्सेस को कंट्रोल करना। अब सो रहे हैं तो उस समय क्या होता है बेटा, सपने में सपना आ गया, दिन चल रहा है सपना चल रहा है, सपने में अब कौन आया, सपने में आ गई आपकी नानी, मरी हुई नानी, है ना।
मरी नानी आई तो पड़ोगी। अब सपने में आपकी नानी आई तो नानी का फेस तो आया ना सपने में, है ना? तो वो नानी का फेस दिख रहा है आपको सपने में, तो वो दिखाना काम किसका होता है? ऑक्सीपिटल लोब का। जब भी आप सपने में आपने शेर को देख लिया, लोमड़ी को देख लिया, नानी को देख लिया, भूत देख लिया ना, तो ये जो लोगों की जो इमेज बनती है आपकी, ये जो आप देख रहे हैं सपना देखा तो सपने में आपने किसी का फेस देखा, तो उस टाइप के विजुअल रिएक्शंस को कंट्रोल करने का काम करती है ऑक्सीपिटल। और टेम्पोरल लॉब सपने में क्या करती है? ये सपने में कोई आवाज, जब आप नींद में हैं उस समय हियरिंग रिएक्शंस को, जिसको आप लिख सकते हो ऑडिटरी रिएक्शंस कहते हैं, इनको कंट्रोल करती है। कैसे? आप नींद में सो रहे हो, आपको मम्मी ने आवाज दे दी, तो ऐसा थोड़ी आप जब नींद में होते हो तो आपको आवाज सुनाई नहीं देती है ना? सुबह सुबह 8 बजे तक सो रहे, मम्मी ने रसोई में से आवाज दी, बेटा उठ जा, तो वो नींद में आवाज सुनाई दी है ना, उसको सुनाने का काम कौन है? टेम्पोरल लोब का काम होता है। तो बेटा ये दोनों लोब आपकी नींद में होते हैं, उस समय ज्यादा एक्टिव करते हैं। अगर नींद में गहरी नींद में किसी ने आवाज दे दी, ऑडिटरी फंक्शन का मतलब होता है सुनाई देने वाला। अब आप कहोगे मैम हमने कल की क्लास में तो ये पढ़ा था कि कान से जो सिग्नल्स आते हैं वो मिडब्रेन के पास जाते हैं, वो कॉन्शियस फेज में पढ़ा था, और ये सबकॉन्शियस फेज है, इसलिए मैंने साफ साफ लिखा है नींद में किसी ने आवाज दी, तो उस आवाज के ऊपर पहचानना किसकी आवाज है? मम्मी की है, पापा की है, क्या कह रही है मम्मी? अरे उठ जाओ ना, तो टेम्पोरल लोब। सपना देख रहे हो, सपने में कोई किसी का फेस आ गया, किसी की भी इमेज आई है, सपने में किसी की नानी है, आपने कैसे पहचाना सपने में नानी थी वो? हाँ, क्योंकि आपकी ऑक्सीपिटल लोब पहचान करवाई है, आपकी ऑक्सीपिटल लोब पहचान करवाई है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ड्रीम फॉर्मेशन पे कौन कौन सी लोब काम करती हैं? ड्रीम फॉर्मेशन पे आप बताएंगे 2 लोब काम करती हैं, कौन कौन सी? मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, आपकी ऑक्सीपिटल प्लस टेम्पोरल लोब, ये दोनों आपको सपने दिखाती है बेटा, ये दोनों आपको सपने दिखाती है, ठीक है? अरे ये थोड़ी लिखना होता है नानी वाला, ये कोई नोट्स थोड़ी है। आप नोट्स सब सिंपल ये लिखो, ये ऑक्सीपिटल लोब है, ये सबकॉन्शियस फेज में काम करती है, अर्धचेतना अवस्था में काम करती है। इसका मतलब जब नींद में होते हैं और नींद में हमने सपना देखा, तो सपने बनने के समय इसी दोनों लोब का काम होता है आपके सपने बनाना, ये सपने बनाने का काम करती है। जो भी आपके ड्रीम्स होते हैं वही ड्रीम्स इन्हीं की वजह से आपको दिखाई देते हैं, ठीक है? जो भी आपने सपना देखा है, राइट? तो ये हमारे सेरेब्रम भाग के 4 लोब होते हैं ऐसे, ये देखिए ये चारों लोब। अब बच्चों मैंने कहा सेरेब्रम को हमने 2 हिस्से में बांटा, अब ध्यान से देखना, आप समझना, थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझना प्लीज। सुनिए, देखो यहाँ पे आपने कोई थॉट सोचा, आपने कोई मेमोरी बनाई, आपने कोई फॉर्मूला याद किया, आपने कोई हिस्ट्री की डेट याद करी, ठीक है? यहाँ पे आपने किसी के घर का रास्ता याद करा, आपने कोई हाईवे का रास्ता याद करा, कुछ भी चीज आपने मैथ्स की रीजनिंग की ऐसी कोई आपने चीज याद करी, ठीक है? यहाँ पे और यहाँ पर आपने कोई सपना देखा, सपने में नानी दिखी और नानी ने कुछ बोला था आपको, ये सारी चीजें अलग अलग बनी। लेकिन अब ये सारी चीजें जब जो चीज यहाँ से यहाँ आती है ना, वही आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। मैंने कहा था ना याददाश्त भी 2 होती है, एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट। टेम्परेरी का मतलब है अभी बनी 2-4 दिन के बाद गायब, आज पढ़ा 2-4 दिन के बाद खत्म, याद ही नहीं कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, है ना? जबकि बेटा कभी कभी ऐसा होता है, हमने 10th क्लास में जो पढ़ा था आज भी हमें याद है। आपको 10 साल पहले कोई सपना आया था, आज भी आपको याद है। आप 10 साल पहले नानी के घर गए थे, आज भी उसका रास्ता याद है ना? तो बच्चों याद रखना, अलग अलग चीजें अलग अलग जगह अलग अलग लोब में बन रही हैं, लेकिन ये परमानेंट मेमोरी में तभी कन्वर्ट होगी जब ये चीजें यहाँ आ जाएंगी। और यहाँ के हिस्से को क्या बोलते हैं? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस को कहा जाता है हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन का हार्ड डिस्क है बेटा, जैसे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क होता है जिसमें सब कुछ स्टोर होता है। क्या क्या स्टोर होता है? गाने, मूवी, फोटो, है ना? सब आप कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में रखते हो। अगर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क निकाल लूं तो किसी काम का है क्या कंप्यूटर? मैं अगर तुम्हारी हार्ड डिस्क निकाल दूं ना, तुम्हें हो जाएगा एमनेसिया, टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, पूरे तरीके से याददाश्त चली जाएगी तुम्हारी, है ना? क्या पूरे तरीके से याददाश्त गायब हो जाएगी। तो ब्रेन का हार्ड डिस्क किसको कहा जाता है? ब्रेन का हार्ड डिस्क हिप्पोकैम्पस को कहा जाता है। और हिप्पोकैम्पस में मेमोरी कैसी बनती है? परमानेंट या टेम्परेरी? परमानेंट। यहाँ पे मेमोरी परमानेंट है, लंबे समय तक किसी भी चीज को याद रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आप कहोगे मैं परमानेंट मेमोरी कैसे अच्छी करें? प्रैक्टिस से। आप किसी भी मैथ्स के फॉर्मूले को 4 से 5 बार जब आप पढ़ोगे, 1-2 बार पढ़ोगे और बिना कंसंट्रेशन के बाद पढ़ोगे, बिना दिमाग लगाए, दिमाग में छोड़ चल रहा है, पढ़े जा रहे तो बेटा वो टेम्परेरी मेमोरी बनेगी। लेकिन अगर आपने कंसंट्रेशन के साथ, अगर फ्रंटल लोब कंसंट्रेशन में काम कर रही है, आपने एकदम दिमाग को बढ़िया किताब के अंदर लगा के कोई मैथ्स का फॉर्मूला 3 से 4 बार हाथ से लिख दिया। मैं क्यों बोलती हूं हमेशा कि नोट्स एक बार लिख के, क्योंकि लिखने से आपकी फ्रंटल लोब ज्यादा डेवलप होती है, ऐसा कहा जाता है। अपने हाथ से लिखी हुई चीज ज्यादा जल्दी याद होती है बेटा, इसलिए कहते हो एक बार नोट्स खुद से बना लो। तो आपने यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला लिखा मैथ्स का, 2-3 बार, एक बार लिख लिया, एक बार पढ़ लिया, एक बार रिवीजन कर लिया, तो बेटा 3 बार आ गया, 3 बार आते ही मेमोरी यहाँ आ जाएगी। यहाँ प्रैक्टिस करी ना, बार-बार किसी चीज को रिवीजन करना चाहिए आपको। तो बार-बार आपने किसी चीज को पढ़ा या हाथ से लिखकर आपने पढ़ाई करी, तो बेटा वो कहाँ जाती है? वो हिप्पोकैम्पस में जाती है। हिप्पोकैम्पस में मतलब वो लंबे समय तक याद रहेगी, आपको एग्जाम तक आपको याद रहेगी, ठीक है? मैम हार्ड डिस्क क्या होता है? दीपक कुमार थोड़ा बहुत कंप्यूटर पढ़ लिए होते कभी? हार्ड डिस्क क्या होता है? कंप्यूटर में सीपीयू होता है, सीपीयू में हार्ड डिस्क लगता है, नहीं पता है क्या? हार्ड डिस्क वो डिवाइस होती है जिसके अंदर सारी चीजें, सारा मटेरियल स्टोर होता है आपके कंप्यूटर में। अब ये क्या पढ़ाऊंगा मैं? कंप्यूटर पढ़ने लग जाऊं, हार्ड डिस्क क्या होता है, ठीक है बच्चों? तो याद रखिएगा हमारी ब्रेन का हार्ड डिस्क किसको कहा जाता है? हिप्पोकैम्पस। अब किसी का हिप्पोकैम्पस खराब हो जाए तो बेटा उसे हो जाता है एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब होता है टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, या आप इंग्लिश में वोकैबुलरी में पढ़ते हैं। एमनेसिया का मतलब होता है टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, सब कुछ खत्म हो गया बेटा। टोटल लॉस ऑफ मेमोरी का मतलब होता है पूरे तरीके से याददाश्त चली गई। अरे इतनी याददाश्त चली गई कि तुम्हें तुम्हारी मम्मी और पापा का फेस तक याद नहीं है। देखते हैं मूवीज में इंसान का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने से उसके सर में चोट लगी, सर में चोट लगने से उसके ब्रेन में जो लोब है वो डैमेज हो गई, अब वो पहचान नहीं पा रहा है कि मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरे भाई है, मेरे बहन है। एमनेसिया का मतलब होता है टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, पूरे तरीके से याददाश्त चली गई, ना किसी का फेस याद है, ना किसी के घर का रास्ता याद है, ना कोई मैथ्स का फॉर्मूला याद है, ना अपना नाम याद है, ना पापा का नाम याद है। तो उस कंडीशन को कहते हैं एमनेसिया, टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। एक तरीके से इंसान पागल घोषित कर दिया जाता है ना? ठीक है बच्चों, तो ये होता है आपका सेरेब्रम। अब सेरेब्रम जितना अच्छा, वो इंसान उतना ही ज्यादा अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करेगा, क्योंकि यही ब्रेन आपको बुद्धि दे रहा है, यही ब्रेन आपकी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, आपकी रीजनिंग, आपकी सोचने की क्षमता, आपकी विल पावर, आपकी कंसंट्रेशन पावर, याददाश्त बनाना, याददाश्त स्टोर करना, सब इसी ब्रेन का काम है। तो जिसका सेरेब्रम जितना ज्यादा विकसित, वो इंसान उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल अपनी लाइफ में। बेटा गजनी को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस क्या होता है? थोड़ी देर याद आना, फिर नहीं आना, फिर याद आना, फिर नहीं आना, वो अलग होता है। वो एमनेसिया नहीं होता है, वो होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, गजनी मूवी वाला, राइट? तो ये आपका सेरेब्रम, और इसी के साथ हमारे ब्रेन के सारे हिस्से खत्म हो गए। अब मैं आपको 2-3 चीजें और बताती हूँ, नोट डाल के लिखो। हाँ, नोट डाल के कुछ चीजें लिखो। देखो बेटा, हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। एक फोटो दिखाती हूँ आपको, आप इस फोटो को देखो। हाँ, डेस्कटॉप पे सेव की होगी मैंने आज आपको दिखाने के लिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक बच्चे ने पूछा था मेरे से कि मैं व्हाट इज कॉर्पस क्लोजम, पूछा था ना, ये देखो। सर ऊपर से जब आप ब्रेन को देखोगे, ये वाला फोटो देखना, दिख रहा है ना? आप सबको दिख रहा होगा। जब आप ऐसे मेरे ब्रेन को देखोगे, मेरे को इसके अंदर ब्रेन आएगा, तो मेरा ब्रेन ऐसे 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड दिखेगा, लेफ्ट राइट, 2 गोलार्धों में बटा हुआ दिखाई देगा। जैसे इस फोटो में देखो, इस फोटो में आपको दिख रहा होगा, ऊपर से ब्रेन देख रहे हो, तो ये राइट हेमिस्फीयर है आपके ब्रेन का, ये दायां गोलार्ध है आपके ब्रेन का। ब्रेन 2 गोलार्धों में बटा हुआ होता है, ये राइट हेमिस्फीयर है और ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है, इसको बोलेंगे बायां गोलार्ध, ऐसे। और ये दोनों हेमिस्फीयर जिसके थ्रू जुड़े हुए होते हैं, उसको कॉर्पस क्लोजम कहा जाता है। ये देखो, ये वाला हिस्सा दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ रहा है और इसी को बोलते हैं कॉर्पस क्लोजम। ये रहा, इस हिस्से को कॉर्पस क्लोजम कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज कॉर्पस क्लोजम, होता क्या है ये? कॉर्पस क्लोजम क्या होता है? तो आप क्या बताओगे बेटा? हमारा ब्रेन जब ऊपर से देखते हैं तो वो 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखता है और दोनों हिस्सों को जोड़ने का काम करता है कॉर्पस क्लोजम। लिख लीजिए इसको। कॉर्पस क्लोजम क्या करता है? इट कनेक्ट लेफ्ट हेमिस्फीयर टू राइट हेमिस्फीयर। लिख लीजिए, इट कनेक्ट लेफ्ट हेमिस्फीयर टू राइट हेमिस्फीयर। यह दिमाग के बाएं गोलार्ध को दाएं गोलार्ध से जोड़ने का काम करता है। लेफ्ट और राइट जो हेमिस्फीयर होते हैं बेटा, वो किसकी सहायता से जुड़े हुए होते हैं? वो जुड़े होते हैं कॉर्पस क्लोजम की सहायता से। तो या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा या क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। लिख लीजिएगा, मस्तिष्क के बाएं गोलार्ध को दाएं गोलार्ध से, या दोनों गोलार्धों को आपस में जोड़ने का काम करता है कौन? कॉर्पस क्लोजम करता है बेटा, कॉर्पस क्लोजम करता है।
ठीक है, मैं मेरे माइंड में अजीब अजीब सोच आती रहती है, कैसे अजीब सपना जी बताइए, आप सपना जी बताइए, ठीक है। तो ये कॉर्पस क्लोजम होता है। अब मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन और पढ़ाऊंगी जो एग्जाम में आता है और आपकी क्लास में किसी बच्चे ने पूछा था, मैं ब्रेन स्टेम किस किससे बना हुआ होता है। ब्रेन स्टेम को बोलते हैं दिमाग की पूंछ। अब मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली। दिमाग की पूंछ, ये देखो, ये वाला फोटो देखना, इसमें आप देखो ऐसा लग रहा है ना कि ये दिमाग है और ये नीचे की तरफ दिमाग की पूंछ सी लगी हुई है, ऐसे पूंछ होती है ना, अंदर की पूंछ होती है जैसे, इसी हिस्से को बोलते हैं ब्रेन स्टेम। अब एग्जाम में आता है ब्रेन स्टेम यानी ब्रेन की पूंछ, ब्रेन के कौन-कौन से हिस्सों से बनी होती है। तो देखो ये ऊपर वाला पॉन्स है, इस हिस्से को पॉन्स वैरुलाई कहते हैं, इसके नीचे वाले को मैडुला ऑब्लिंगेटा कहते हैं, और बेटा तीसरा कौन सा हिस्सा, तो आप बताओगे बेटा तीसरा हिस्सा होता है मिड ब्रेन। ये आपका यहाँ पर मिड ब्रेन है। तो आप इस चीज को ऐसे बना लीजिए, ब्रेन स्टेम कैसे बनती है, ये ऊपर की तरफ आपका ब्रेन का अखरोट जैसा हिस्सा रहता है, फिर यहाँ पर नीचे की तरफ ये आपका मिड ब्रेन है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर बनाओ इसको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, यहाँ से बनाओ, ये आपका मिड ब्रेन है, राइट। इस मिड ब्रेन के नीचे की तरफ यहाँ पे होता है पॉन्स और फिर नीचे की तरफ होता है मैडुला, ये ऐसे बना देना। ये आपका मध्य मस्तिष्क है, मिड ब्रेन है जो सबसे छोटा होता है, इसका कोई हिस्सा नहीं होता है। ये वाला हिस्सा पॉन्स वैरुलाई होता है, पॉन्स वैरुलाई को हिंदी में पॉन्स वैरुलाई कहते हैं, और इस हिस्से को बोलते हैं मैडुला ऑब्लिंगेटा, मैडुला ऑब्लिंगेटा। और ये तीनों हिस्सों बनाते हैं, तो तीनों हिस्सों मिलकर इससे मिलकर ब्रेन का पूंछ बनाते हैं। तो इन तीनों के आगे आप ऐसे लिख सकते हो, ये तीनों मिलकर ब्रेन की पूंछ बनाते हैं, ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, ब्रेन स्टेम यानी दिमाग की पूंछ कौन कौन से दिमाग के हिस्सों से बनी होती है। आप क्या बताओगे, दिमाग की पूंछ कहां कहां से, मध्य मस्तिष्क, सेरेबेलम नहीं होगा, सेरेबेलम तो देखो ना साइड में रह गया, ये रहा सेरेबेलम, तो सेरेबेलम ये वाला पीपल के पेड़ के पत्ते जैसा सेरेबेलम नहीं आता ब्रेन की पूंछ में। ब्रेन की पूंछ में कौन आएगा, तो ये सारे आएंगे, ठीक है। मिड ब्रेन, पॉन्स वैरुलाई, मैडुला ऑब्लिंगेटा, ये तीनों इस हिस्से को बोलते हैं ब्रेन स्टेम। और आपको पता है इससे मैडुला से नीचे की तरफ ऐसे निकल जाता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, पीछे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड दिखाया था ना ऐसे, ये देखो इस फोटो में, ये रहा स्पाइनल कॉर्ड, ये रहा स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन देखो, ये ब्रेन की पूंछ है ना, ये पूंछ दिख रही होगी आपको, और ये नीचे की तरफ ऑरेंज कलर वाला स्पाइनल कॉर्ड जिसको मेरुरज्जु कहते हैं, ये रहा स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसको बोलेंगे मेरुरज्जु, ये स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, क्या काम करता है, किसका बना हुआ होता है, ये हम कल की क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है। ये हम आपको कल की क्लास में, ब्रेन खत्म हो चुका है अपना। हाँ, ब्रेन की कुछ बीमारियां पढ़ाऊंगी, थोड़ा रुको, ब्रेन की कुछ बीमारियां पढ़ाऊंगी, वो कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। और न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, चलिए लिख लिया। चलो भाई, फिर अब आज की क्लास का कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप किसी भी टाइप का। स्पाइनल कॉर्ड होगा, पढ़ाएंगे आपको, आप बताइए। मैं पढ़ाऊंगी बेटा, ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, थोड़ा रुको, वेट करो पढ़ाएंगे। इनका ब्रेन की बीमारी पढ़ाऊंगी, तीन चार बीमारियां, एक तो पैरालिसिस होना, लकवा होना, लकवा कैसे होता है वो पढ़ाऊंगी, एक एपिलेप्सी जिसको मिर्गी के दौरे बोलते हैं, है ना। व्हाट अबाउट सीएनएस, तो सीएनएस पढ़ाया और क्या पढ़ाया आपको। मैं 2 दिन की क्लास का क्या होगा, क्लास नहीं, मैं जाकर चेक करती हूँ क्या किसी बच्चे को दिखता है। बेटा एल्जाइमर होता है बूढ़े लोगों की याददाश्त कमजोर होना, एल्जाइमर को बोलते हैं बूढ़े लोगों की याददाश्त कमजोर होना। कल बताती हूँ ना ब्रेन की बीमारियां सारी। मैं देखती हूँ बेटा कि आपके बैच में कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या। आपकी लगभग कितनी क्लास हुई, रुको